नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और आज हम आपके पास एक ऐसी गाड़ी लेकर के आए हैं जो कि अगर आप 40-50 साल की उम्र के हैं तो शायद ये आपकी पहली गाड़ी रही होगी। हम बात कर रहे हैं काइनेटिक वालों की लूना की। इसको एक नया रूप दिया गया है बैटरी के साथ में और इसको कहते हैं ई लूना। तो काफ़ी सारे आप जो लोग होंगे उनको पता नहीं होगा कि एक्चुअली जो ओरिजिनल लूना क्या थी। तो ओरिजिनल लूना एक 50 सीसी की गाड़ी थी जिसने मोपेड कैटेगरी को डिफाइन किया। मोपेड एक कोई ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी नहीं है आज के दिन में। एक ही गाड़ी आपको मात्र जो दिखाई देती है वो है टीवीएस की एक्सेल। और एक ज़माने में काफ़ी सारे मोपेड्स हुआ करते थे। 50 सीसी का एक पेट्रोल इंजन लगा रहता था। गाड़ी सिंगल सीट थी, लेकिन वो ज़माने में आपके पास गाड़ी होना मतलब आपको कोई ना कोई यार दोस्त मिल जाते थे जो पीछे बैठना चाहते थे। और दो लोगों के साथ में गाड़ी को खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बेल्ट ड्राइव होती थी, साथ में दो छोटे से पेडल भी लगा करते थे, लेकिन वो पेडल का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ गई तो अगर आप पेडल मारना शुरू किए तो आपके ऐसे पसीने छूटेंगे 5 किलोमीटर पर आवर पे कि चलना ही बेहतर रहता है। तो एनीवे वो लूना की कहानी थी। और अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक लूना पे। तो इलेक्ट्रिक लूना का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत स्टाइलिंग वाइज उन लोग ने एक फीचर दिखाने की कोशिश की है। हालांकि उसका जो ओरिजिनल लूना थी उसका एक ट्यूबुलर चेसी हुआ करता था, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। तो ये जो है इसका इंस्पिरेशन जो क्लियरली लग रहा है वो है आपका टीवीएस चैंप या टीवीएस एक्सेल। तो उसी ऑलमोस्ट डायमेंशंस में बनाई हुई ये गाड़ी है और इसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम इस गाड़ी को देखें तो सबसे पहले चीज़ जो आपको सामने दिखाई देती है कि भैया लुक्स के डिपार्टमेंट में गाड़ी कोई खास अच्छी नहीं है। और इसका एक वजह ये है कि बहुत ही ज़्यादा का प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये मेटल वाले फ्रेम को अगर आप छोड़ देंगे जो ब्लू कलर का किया हुआ है, बाकी सारा का सारा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है, 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 ये प्लास्टिक है। और इसकी क्या जरूरत थी मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको शॉकर को कवर करने के लिए भी प्लास्टिक दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होने की वजह से गाड़ी को कुछ खास लुक्स आ नहीं है और वो भी सारा का सारा काले रंग का प्लास्टिक। तो गाड़ी में एक जो कंस्ट्रेंट काइनेटिक की टीम ने शायद रखा होगा वो है प्राइस। क्योंकि अगर आपको 1-1.25 लाख में ओला मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि आप काइनेटिक की लूना को ज़्यादा में बेच नहीं सकते हो। तो अभी जो प्राइस रखा है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, 75-80 हज़ार के आसपास जो पड़ रहा है ऑन रोड। तो उसको कम करने के लिए काफ़ी सारे जो हैं जो एक्सपेंसिव गाड़ियों के फीचर हैं आपको इसमें नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आगे भी आपको ड्रम ब्रेक दिखेगा, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक दिखेगा, डिस्क ब्रेक इस गाड़ी में नहीं है। एक चीज़ और जो कि कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने की है कि जो पिलियन का जो फुटरेस्ट है वो उन लोगों ने स्विंग आर्म के अंदर डाल दिए हैं। और टीवीएस का भी यही प्रॉब्लम है डिज़ाइन का। काइनेटिक ने वही कॉपी किया तो उसने भी वही डिज़ाइन कर दिया है। लेकिन अगर आप पिलियन सीट चढ़ रहे हो उसके ऊपर में तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी आपका खड्डा ऊपर नीचे, रास्ता ऊपर नीचे जाएगा तो आपके पैर जो है ऐसे 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 जैसे घोड़ा चला रहे हो ऐसे चलते रहेंगे। तो उस वजह से जो पिलियन राइडिंग है बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। मैं अपने बेटी को एक एग्जाम लेने के लिए ये गाड़ी पे लेके गया तो उसने तो पैर नीचे टंगाना शुरू कर दिए, इतना उसको चिंता हो रही थी इसके ऊपर नीचे करने से। तो अगर आप कोई भी अच्छी मोटरसाइकिल देखें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट रहता है और जिस ब्रैकेट पे आपको एक फुटरेस्ट दिया जाता है, कोई भी मोटरसाइकिल देख लीजिए आप, तो वो एक चीज़ है जो कि अगर काइनेटिक सीरियस है इस गाड़ी को नए जनरेशन के लिए बेचने के लिए, ठीक है, तो आपको पीछे का जो फुटरेस्ट है बिल्कुल रीडिजाइन करना पड़ेगा। और कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, आपके पास सारी गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसी में आप एक एक्सटेंशन लगा दीजिए और आपका फुटरेस्ट बन जाएगा। और दूसरे साइड पे समथिंग सिमिलर कैन बी डन। तो गाड़ी में एक एलसीडी स्पीडोमीटर दिया हुआ है, काफ़ी ठीक ठाक फंक्शनैलिटी है। धूप में आपको रीडेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बेसिकली ट्रिप मीटर है, यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेटर है जिसमें आपको नंबर नहीं दिखाई देता है लेकिन नंबर ऑफ बार दिखाई देते हैं। 7 बार पूरा का पूरा रहता है, अब हम 4 बार पे पहुँचे हुए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, DTE डिस्टेंस टू एम्प्टी। काफ़ी सारी सस्ते गाड़ियों में आपको ये नहीं दिखाई देगा लेकिन लूना में है और इसका बहुत ही अच्छे तरह कैलिब्रेशन किया गया है। कभी आपको दिक्कत नहीं होती है, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन होते रहता है जैसे हमारे नेक्सॉन में हुआ करता है। फॉर एग्जांपल आपको 3 लेवल्स ऑफ स्पीड दिए हुए हैं। ये दूसरा लेवल किस चीज़ के लिए मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने तो सिर्फ लेवल 1 और लेवल 3 पे काम किया है। लेवल 1 पे जो है आपकी स्पीड, टॉप स्पीड जो रहती है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर नहीं जा सकते हो आप। और लेवल 3 में आपकी जो टॉप स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। स्विचेस
यहाँ पे दिए हुए हैं क्वालिटी सोसो है। मोस्टली आज के दिन में गाड़ियों में DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट होती है, लेकिन इस गाड़ी में DRL नहीं है, तो आप इसको भले ही एक बार से ऑन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्विच क्वालिटी जो है इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आप इंक्लाइन पे हो तो यहाँ पे ब्रेक लगाने के लिए एक सुविधा दी हुई है। तो आप एक सेकेंड, ये आपने इसको दबा दिया ऊपर की तरफ तो आपकी ब्रेक लग गई, इसको किया तो फिर रिलीज़ हो गया। तो अगर आप ढलान पे खड़े हुए हैं और सिग्नल पे तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है जिसमें रिमोट और कीलेस एंट्री और क्या क्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन काइनेटिक वालों ने एकदम पुराने स्टाइल से काम किया हुआ है। ये आपकी चाबी एक है, ये ताला नंबर 2 है, इससे आपको हैंडल लॉक और अनलॉक हो सकता है। और तीसरा, अगर आप बैटरी पैक खोलना चाहते हो तो ये यहाँ पे जगह दी हुई है, इसको आपने अंदर डाला यहाँ पे और ये बैटरी पैक आपने एक्सेस कर लिया। तो ये जो बैटरी पैक है ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है, सिग्नी का मैन्युफैक्चरर है ये, और LFP जो है वो सबसे बढ़िया बैटरी मानी जाती है। तो काइनेटिक ने एकदम सही काम किया ये वाले बैटरी पैक को डाल के। दूसरा, आप एक नई चीज़ देखोगे, जो काफ़ी सारे नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें अभी आपको जो कनेक्टर मिल रहा है वो इस तरीके का मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। चिगोरो नाम की कंपनी बनाती है। ये आपका प्लस और माइनस जा रहा है बैटरी का, और ये जो बीच में 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, वो हमारा जो कैन पोर्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर जो रहता है गाड़ी का, वो उससे इसको सिग्नल लेने और देने का काम करता है। तो अब हम बैटरी निकालेंगे आपको दिखाने के लिए। तो ये करीब 15-20 किलो के आसपास बैटरी का वजन है और ठीक ठाक डिज़ाइन किया हुआ है। अब हालांकि ये बैटरी पैक रिमूवेबल है, लेकिन जो चार्जर दिया गया हुआ है गाड़ी के साथ में उसमें इस टाइप का कनेक्टर नहीं है। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे टाइप का कनेक्टर है उसमें। चार्जर के साथ जो है वो सर्कुलर चिगोरी का कनेक्टर है और बैटरी के साथ में है वो रेक्टेंगुलर है। तो ये थोड़ा सा मेरे को एक मिस्ट्री लग रहा है, क्योंकि आपने दो अलग टाइप के क्यों दिए हैं। ऑब्वियसली ये सस्ता वाला चार्जर है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वही चार्जर के साथ में आप घर जाकर के बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हो, जो कि दिक्कत वाली बात होगी। ये दोनों जो गट्टू हैं वो बैटरी पैक के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी ऊपर नीचे नहीं जाती है। कई बार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये एक डिसीजन लेना पड़ता है कि बैटरी जो है सीट के नीचे खड़ी रखें या आगे जाकर के सुला के रखें। आगे जाके सुला के रखने का फायदा ये है कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप टर्न ले सकते हो तो उस थोड़ा सा हाई स्पीड पे ले सकते हो, लेकिन खड़े बैटरी पैक पे आप ये सब नहीं कर सकते। हालांकि ये नुकसान है, इसका फायदा ये भी है कि अगर आपकी गाड़ी पानी के अंदर गई तो बैटरी के अंदर पानी जाने की चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बैटरी खड़ी हुई है और सीट के नीचे है। तो बेसिकली ये डिज़ाइन जो है ये ई-कॉमर्स के लिए और लोड कैरिंग के लिए ज़्यादा है। तो उसके वजह से जो पिछली सीट है आपकी वो आप निकाल करके कुछ और डाल सकते हो उसके बदले में। तो उसका जो प्रोसेस होता है कि ये आपको 2 नट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई औजार की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने हाथ से इसको निकाल सकते हो। तो ये एक बार नट निकाल दिया तो ये पूरी की पूरी सीट जो है वो हिंज होकर के आपकी सीधी हो जाती है। और यहाँ पे आपके 3 विंग नट हैं, इनको भी हाथ से खोला जा सकता है और खोलने के बाद में आप जो है ये सीट को निकाल सकते हैं, ये वाली। और ये सीट निकाल करके फिर आप अपना जो भी इक्विपमेंट डालना चाहते हैं, चाहे वो बास्केट हो, चाहे वो पैनियर बैग हो, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आप वजन भी इसके ऊपर में ढोके जा सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे छोटा सा एक जो स्लॉट दिख रहा है USB का, जिसमें आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो और पानी से ये साफ रहेगा। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दी हुई है यहाँ पे, जो कि मेरे को लगता है कि ये आप गाड़ी की जब कुछ ख़राब होती है तो उसके डायग्नोस्टिक्स के लिए ये जो है कैन का पोर्ट दिया हुआ है, उसका शायद आप इस्तेमाल करोगे। तो अगर हम गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस देखें तो मोटर जो कि रफली यहाँ पे लगी हुई है, ये हब मोटर नहीं है, मिड ड्राइव मोटर है। यहाँ पे आपको चेन ड्राइव दी गई है। तो ये जो मोटर है वो 1 किलोवाट की मोटर है। अब हब मोटर की जो 1 किलोवाट है और मिड ड्राइव की मोटर 1 किलोवाट मोटर में काफ़ी परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है।
मिड ड्राइव जो है आपको टॉर्क ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर में एक रिडक्शन हो रहा है। हब मोटर में आपकी मोटर डायरेक्टली एक्सल पे लगी हुई है, तो इसलिए उसका जो टॉर्क रहता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो मुझे चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल डबल सीट में भी एकदम चढ़ाई बढ़ाई पे खींच ली थी। तो 1 किलोवाट की मोटर है। दूसरा जो बैटरी पैक है इसके अंदर करीब 1.8 किलोवाट आवर का है, जो कि आपको एक 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक की रियल लाइफ रेंज सिंगल सीट में दे रहा था। मैंने स्पीड चेंज करके देखी, कभी इसको 35 पे चलाई जो कि लेवल 1 पे है, कभी 50 पे चलाई, तो एक 5-10 किलोमीटर का रेंज में सिर्फ फर्क पड़ा। बाकी गाड़ियों में अगर आप देखो तो लेवल 1 इको मोड और जो टॉप स्पीड वाला जो मोड है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, और शायद ये मिड ड्राइव मोटर की वजह से ये खेल है जिसके से कुछ फायदा हुआ है। प्लस दूसरी क्या है, गाड़ी का वजन जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो करीब सब मिला करके 96 किलो, यानी कि 100 किलो से 4 किलो कम पड़ता है गाड़ी का वजन, जिसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। तो मेरा अंदाज ये है कि 20 से 25 वाट आवर्स प्रति किलोमीटर का इसका कंजम्पशन है। अगर 20 की तरफ आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन वो शायद आपकी जो चेन ड्राइव की एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है, उस वजह से एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है। और अगर बढ़ेगी एफिशिएंसी तो गाड़ी की रेंज आपको 100 तक भी क्रॉस कर सकते हैं। तो बैटरी जो है उसकी वारंटी आपकी 3 साल या फिर 40,000 किलोमीटर है। जब हम लोग काइनेटिक्स जिंक के इवेंट में गए थे मुंबई में, तो उस समय हमको बताया गया था कि लूना में भी आपको एक ऑयल कूल्ड बैटरी का ऑप्शन आने वाला है, जिसमें कि वारंटी आपको 1 लाख किलोमीटर देने का वायदा किया जा रहा है, और उसका जो खर्चा रहेगा 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा होगा इससे। पर अगर वो आएगी तो ज़रूर उसको ले लेना, लेकिन अभी तक उसका जो लॉन्च प्लान है उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं गया है। इस गाड़ी को हमने करीब 200 किलोमीटर चला लिया अभी तक पिछले 4 दिनों में, इंक्लूडिंग कल के दिन में मैं 120 किलोमीटर का हाईवे राइड पे भी जाके आया हूँ। तो जनरली लंबे राइड में जो दिक्कत आती है वो आती है आपकी एर्गोनॉमिक्स की, कि आपकी जो फीट है वो आपको बताती है कि गाड़ी कितनी अच्छी है। तो पहले 60 किलोमीटर के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सुबह सुबह शुरू का टाइम था, शुरू किया, फिर पूरा दिन काम किया, फिर दोपहर को 3:30-4 के आसपास निकला वापस के जर्नी के लिए। तो आते आते करीब जब 80-90 किलोमीटर हो चुके थे तो थोड़ा सा पीठ के ऊपर में जानना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और इसका प्रॉब्लम यह है कि मोटरसाइकिल का उसका जो स्पेसिंग नहीं है, और दूसरा मेरे को एक याद दिला रहा है, एक ज़माने में मेरे पास में एक बजाज की गाड़ी M50 और M80 करके हुआ करते थे, पुराने ज़माने के लोगों को याद होगा वो, उसका भी सीट वैसे ही हुआ करता था, और जिन लोगों ने भी उस गाड़ी को रेगुलरली यूज़ किया सबको बैक प्रॉब्लम रहा है। तो थोड़ा सा अब आप पुराने बजाज के स्कूटर देखो तो उसके सीट के नीचे एक स्प्रिंग लगा रहता था, ठीक है, बट स्कूटर्स का भी जो अगर आप देखोगे तो काफ़ी थिक रहता है इसका कुशन, तो इतना थिक कुशन यहाँ पे नहीं है, और उसकी वजह से थोड़ा सा एक आपका बैक के इशू में होता है। दूसरा जो आपका पोजीशन है हाथ पकड़ने का, वो थोड़ा सा क्रैम्प्ड रहता है, इसकी वजह से भी थोड़ा इतना ज़्यादा एर्गोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होता है। छोटे राइड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, 20-30 किलोमीटर गाड़ी चलानी है आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ 50-60 किलोमीटर चला रहे होंगे तो थोड़ा आपको उसका पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा जो आपको इस गाड़ी में एक इम्प्रूवमेंट चाहिए है वो नॉइज़ लेवल पे। अब चेन ड्राइव जब भी आता है आपके पास में तो नॉइज़ ज़्यादा होता ही है, और अब आपको हम थोड़ा सा जो फेरारी के फ़ैन होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि भैया आपको फेरारी की आवाज़ें आ रही हैं इसमें से, और वो भी 50 के MPH पे, तो आपको 300 किलोमीटर प्रति आवर का मज़ा जो है 50 की स्पीड पे मिल जाता है। लेकिन सीरियसली थोड़ा सा वाइब्रेशन लेवल ज़्यादा हैं, नॉइज़ लेवल कुछ हद तक ओके है, मतलब थोड़ा सा जो जिन लोगों को पेट्रोल की गाड़ियों की आदत है उनको थोड़ा सा नॉइज़ देख करके एक तसल्ली मिलेगी भैया मेरी गाड़ी चल रही है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला चुके हो तो आपको ये नॉइज़ थोड़ा सा एबनॉर्मल लगेगा। तो इसके ऊपर में मैं कोई ज़्यादा साइड लेना नहीं चाहूँगा। कोई लोग हैं जिनको आवाज़ अच्छी लगती है, जैसे एथर के ओनर्स हैं, कोई लोग हैं जिनको आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, जैसे चेतक के ओनर्स हैं। तो ये गाड़ी एथर की बड़े भाई है आवाज़ के मामले में, ठीक है, उससे ज़्यादा आवाज़ करती है, उससे ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। अगर ये आवाज़ और वाइब्रेशन कम होंगे तो आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा हमको लगता है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको
इमीडिएटली नहीं मिलता है, थोड़ा सा इसको समय लेता है, आधा सेकंड का, एक सवा सेकंड, 1.25 सेकंड्स का, जिसमें आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो रहती है और फिर उसको पिकअप करती है। अब इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि जो आप रेंज अगर देख रहे हो तो जब आप जर्क देते हो बहुत ज़्यादा तो आपका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, तो वो लोग एक स्मूथनेस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो इसका मोटर कंट्रोलर के कैलिब्रेशन में इशू है, क्योंकि आपको कभी कभी झटके लगते हैं, स्पेशली अगर आप ट्रैफिक में होंगे तो गाड़ी काफ़ी झटके देते हुए आती है, और बीच बीच में जब आप सडनली एक्सेलेरेटर जीरो करते हो तो ऐसे खट करके डिसलरेट करती है, जैसे कि समझो किसी ने ब्रेक मार लिए। पता नहीं, हो सकता है रीजन उसके अंदर आ रहा हो, गाड़ी में वैसे रीजन मेरे को ज़्यादा दिखा नहीं है, ठीक है, और ये होना ज़रूरी है क्योंकि आपकी ड्रम ब्रेक की गाड़ी है और ड्रम ब्रेक में ब्रेकिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी डिस्क ब्रेक है, तो रीजन थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने डिसीजन लिया उसको नहीं देने का। लेकिन ये जो जर्कीनेस है वो थोड़ा सा एक आपत्ति वाली चीज़ है। मोटर के नॉइज़ और वाइब्रेशन के अलावा जो दूसरा एक मुझे दिक्कत दिखी, और ये नई गाड़ी है, नोट कीजिए, ये जो आपका स्पीडोमीटर का यूनिट है, ये इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जब भी रास्ता ख़राब होता है तो खड़खड़ आवाज़ यहाँ से आ रही थी, और नई गाड़ी में उम्मीद नहीं थी, तो इसका मेरे को लगता है बेसिकली एक डिज़ाइन इशू है। आपका अगर ये पूरा का पूरा यूनिट कंबाइंड रहता तो शायद ये आवाज़ नहीं आती, लेकिन आपने दो अलग अलग यूनिट डाले हैं और दोनों के बीच में जो जगह है वो ठीक से इसका टाइटनिंग हुआ नहीं है और शायद हो भी नहीं सकता है, इसलिए रैटल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि काइनेटिक टीम को इमीडिएटली कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए। तो अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए तो क्यों खरीदनी चाहिए? तो मोपेड जो एक कैटेगरी है वो बहुत अजीबोगरीब कैटेगरी है, ना वो स्कूटर है ना वो मोटरसाइकिल है, लेकिन ज़्यादा करके जो हमें देखने आया है कि जो भी बंदा मोपेड चला रहा है उसकी जो एस्पिरेशन रहती है, उसकी जो गोल रहते हैं वो ये रहता है कि भैया मेरे को मोटरसाइकिल चलानी है। शायद मोपेड का नाम एक गरीब वालों की मोटरसाइकिल पड़ चुका है। तो अब अगर आप टीवीएस को देखो तो काफ़ी सारे लोग जो छोटे धंधे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रास्ते पे जो नाश्ता बेच रहे होते हैं, इडली फॉर एग्जांपल, दक्षिण भारत में आप चले जाए तो बहुत सारे आपको स्टॉल, उड़ीसा में चले जाइए आपको बहुत सारे लोग देखेंगे जो कि मोपेड खड़ा करके अपना फूड का स्टॉल लगा करके करते हैं। तो वो जो मार्केट है टीवीएस की वो लूना कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी रनिंग ज़्यादा नहीं होती है, और इलेक्ट्रिक बैटरी की गाड़ी आप तभी खरीदे करोगे कि भैया आप कम से कम 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर चला रहे हो, तभी आपको फ़ायदा है। वो लोग तो पूरा दिन खड़े रहते हैं एक जगह पे, तो उन भाई साहब लोग को ज़्यादा ये गाड़ी खरीदने का फ़ायदा नहीं है। आप अपने टीवीएस चाहे पे चिपके रहो सर लोग। बाकी जो टिपिकली जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है, जैसे स्विगी के डिलीवरी वाले भाई लोग हो गए, या फिर आपके अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के डिलीवरी वाले लोग हो गए, उन लोग के लिए ये गाड़ी काम की हो सकती है, और काफ़ी ट्रैक्शन आना शुरू है कंपनी के सेल्स में इस मामले में, तो ये लोग डेफिनेटली गाड़ी ले जा सकते हैं। अगर आप छोटा दुकानदार हैं, ठीक है, और आपको आसपास की डिलीवरीज करनी होती है तो भी आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप 17-18 साल के कॉलेज जाने वाले हैं और आपको अपनी पहली गाड़ी मिलने वाली है तो शायद आप इस गाड़ी को ले लेते, लेकिन इसके लिए कंपनी को थोड़ा एस्थेटिक्स पे काम करना पड़ेगा। थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक पार्ट्स के, और दूसरा थोड़ा सा जो फिट्स एंड फिनिशेस हैं वो भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो जेन ज़ी जिसको कहते हैं, अगर वो कहना शुरू करेगा कि भैया चल मेरी लूना, तो हम समझेंगे कि भैया काइनेटिक के पास में वाकई में ही एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। जब मैं इस गाड़ी के साथ घूम रहा था तो कम से कम 3-4 लोग ने मेरे को रोक के पूछा हैं कि भैया ये गाड़ी लूना ही है क्या? ठीक है, और ये सारे लोग 50 साल के ऊपर वाले थे। 2-3 ने तो मुझे दाम भी पूछ लिया, जो कि कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, मतलब परचेज इंटेंट बता रहा है आपका। लेकिन मज़ेदार बात ये होगी, कोई मेरे को 18-20 साल का लड़का लड़की पोस्ट करके पूछे अंकल कि आप गाड़ी कौन सी चला रहे हो, तब जो है मज़ा आएगा। एक चीज़ और काइनेटिक को इमीडिएटली काम करना पड़ेगा अगर वो जेनजी को अट्रैक्ट करना चाहती है, कि इसका जो वाइब्रेशन और आवाज़ दोनों अभी जो है उससे काफ़ी कम करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कर दिया तो डेफिनेटली ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगी फिर। तो क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है? जी हाँ है। इनफैक्ट
ये गाड़ी मैं ऑलरेडी एक ले चुका हूँ हमारी फैक्ट्री के लिए और चलाने वाले लोग काफ़ी खुश हैं इससे। बहुत ही रिलायबल गाड़ी है। आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो एकदम परफेक्टली चलता है। रेंज 80 किलोमीटर आपको देना ही देना है। तो ये जो पैकेज है 75,000, 80 किलोमीटर रेंज, डिसेंट पिकअप, डबल सीट चलाना, तो ये जो पैकेज है काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मेरे जैसा आदमी तो ज़रूर ले लेगा, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं? तो अगर आप कोई भी चीज़ में वैल्यू फॉर मनी ढूंढते हो तो इसका जो रेट है, इसका जो रेंज है, इसका जो टॉप स्पीड है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको खुश करेगा और फिर आप भी कहोगे कि भैया चल मेरी लूना।